अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 16 अप्रैल 2005 रोडी आइलैंड में एक ऐसा दिलखराश और ना भूलने वाला वाक़या हो जाता है जब एक शख्स लाल रंग की वैन में प्रोविडेंस शहर की स्विफ्ट स्ट्रीट में आता है। वो शख्स 84 साला मेडलिन गेटा औरत को, जो अपने घर के सामने बाहर खड़ी होती है, उसे लूटने की कोशिश करता है। मिसेस गेटा को लगता है कि मुझे इसने पीछे से पंच किया है, जबकि वो शख्स ने उनकी बैक पर चाकू मारा होता है। उसके बाद वो वहां से भागकर अपनी लाल वैन में बैठकर चला जाता है, जहां से कहानी कई मोड़ लेती है। दोस्तों, ये कहानी एस्टेबन कार्पियो की है, जिसके नाम से आज भी रोडी आइलैंड के लोग कांप जाते हैं। दोस्तों, जब मिसेस गेटा पर चाकू से हमला कर भाग जाता है, तब उनका पड़ोसी उसकी लाल वैन का नंबर नोट कर लेता है। दोस्तों, उसी दोपहर कार्पियो की गर्लफ्रेंड का जॉब इंटरव्यू था। जब कार्पियो उसको एस्कॉर्ट सर्विस के इंटरव्यू के लिए पास के रेस्टोरेंट में उतारता है, लेकिन कार्पियो की गर्लफ्रेंड नहीं जानती थी कि दोपहर 2 बजे के करीब 1 घंटे के लिए कार्पियो कहाँ था, क्योंकि वो उस वक्त जॉब इंटरव्यू पर थी। दोस्तों, एस्टेबन कार्पियो इस बूढ़ी औरत पर चाकू से हमला करने से पहले भी कई जुर्म कर चुका था, जिसमें असॉल्ट, रॉबरी, ड्रग पोजेशन और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे जुर्म शामिल थे। इन जुर्म की वजह से उसे कई दफ़ा गिरफ्तार भी किया जा चुका था, जिसकी वजह से उसका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में भी शामिल था। लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ आना है। दोस्तों, जब कार्पियो ने मेडलिन गेटा पर हमला किया, मेडलिन गेटा ने 911 पर कॉल की। जैसे ही पुलिस ने उनको फर्स्ट एड हॉस्पिटल में दी, तो उसके बाद उनका ये बयान जारी हुआ जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। दोस्तों, कार्पियो की गर्लफ्रेंड सैमी फिन जब जॉब इंटरव्यू पर थी, तब उसे कार्पियो की कॉल आती है और वो उसे कहता है अगर तुमको कोई और घर छोड़ दे, जिस पर सैमी फिन बहुत हैरान होती है और गुस्से से उसे मना कर देती है और कहती है कि वो उसे पिक करने आए। फिन के मुताबिक जब कार्पियो उसे उसी रेस्टोरेंट के पास पिक करने आता है, तो वो काफ़ी घबराया होता है और वो उसे सीधा घर जाने का बोलता है, जिसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। एस्टेबन कार्पियो को पुलिस मेडलिन गेटा पर चाकू से हमले की इन्वेस्टिगेशन के लिए इसकी गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट, जो कि कैरनस्टन स्ट्रीट में था, इसको वहां से बगैर किसी मसले के प्रोविडेंस पुलिस कस्टडी में ले लेती है। दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। डिटेक्टिव जेम्स एलन इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी गई थी। दोस्तों, एस्टेबन कार्पियो को प्रोविडेंस पुलिस हेडक्वार्टर्स की 3rd फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर जाया जाता है, जहां पर पुलिस उसे कंफर्टेबल करने के लिए उसकी हथकड़ियां खोल देती हैं, ताकि कार्पियो सुकून से उनके सवालात का जवाब दे। उन्होंने उसको अपनी मर्जी से बैठने का बोला। कार्पियो खुले दरवाजे के साथ लाइन में लगी कुर्सी पर बैठ जाता है। डिटेक्टिव एलन के आने से पहले कुछ डिटेक्टिव्स उससे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। कार्पियो का रवैया बहुत अलग था। वो उनके सवालों के जवाब देने की बजाय वो उन्हीं सवालात को रिपीट करता था। अलबत्ता कार्पियो ने इस कन्वर्सेशन में उन्हें ये बताया कि वो बोस्टन में बोजिलिनो कार नामी शख्स के पास बार्बर की नौकरी करता है, जहां से पुलिस को इस पर शक होता है, क्योंकि रिकॉर्ड के मुताबिक कार्पियो कई बार अरेस्ट हो चुका था। जबकि कार्पियो का कहना था कि वो कभी अरेस्ट नहीं हुआ। अब डिटेक्टिव एलन कॉन्फ्रेंस रूम में आते हैं। उनके पास 40 कैलिबर बरेटा सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल होती है। वो कार्पियो के सामने बैठ जाते हैं। एस्टेबन कार्पियो डिटेक्टिव एलन के सवालात पर बदतमीजी करने लगता है और उनके साथ बुरा बर्ताव करने लगता है। डिटेक्टिव एलन उसे बताते हैं कि हम तुम्हें जानते हैं कि तुम कौन हो और तुम एक सीरियस मुश्किल में फंस चुके हो, जिसे सुनकर कार्पियो घबरा जाता है
और हवास बाख्ता होकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। दोस्तों, वैसे तो डिटेक्टिव्स इस कन्वर्सेशन के दौरान भी कॉन्फ्रेंस रूम में किसी न किसी काम से आ जा रहे थे, लेकिन बाय चांस जब कार्पियो ने पानी की डिमांड की तो कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ 2 लोग ही थे, एक डिटेक्टिव एलन और दूसरे डिटेक्टिव मैगन। डिटेक्टिव मैगन कार्पियो के लिए पानी का गिलास लेने जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो कमरे का दरवाज़ा लॉक होता है और उन्हें अजीबोगरीब शोर की आवाज़ें आ रही होती हैं। डिटेक्टिव मैगन डिटेक्टिव एलन को मुखातिब होकर उनसे पूछता है ये किस चीज़ का शोर है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है जिसमें वो नाकाम रहता है और इस दौरान वो डिटेक्टिव एलन को पुकार भी रहा होता है कि किसी तरह डिटेक्टिव एलन उनसे बात करें, लेकिन मामले में कुछ गड़बड़ थी। कुछ और डिटेक्टिव्स आ जाते हैं। उसके बाद उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। दोस्तों, उसके बाद वो क्या देखते हैं कि डिटेक्टिव एलन ज़मीन पर पड़े हैं। एस्टेबन कार्पियो डिटेक्टिव एलन को उन्हीं की बंदूक से गोली मारकर ग्लास विंडो से 3rd फ्लोर से जंप लगाकर भाग जाता है। दोस्तों, प्रोविडेंस पुलिस हेडक्वार्टर्स में हलचल मच जाती है। एक पुराने और बहुत प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव एलन को खोने की वजह से तभी पुलिस हरकत में आ जाती है और ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी होती है। अब पुलिस की नज़र में एस्टविन कार्पियो एक कातिल भी था। कार्पियो को पकड़ने के लिए FBI और प्रोविडेंस पुलिस हरकत में आ जाती है। रेडियो के जरिए शहर के तमाम टैक्सी ड्राइवर्स को भी कार्पियो के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है। दोस्तों, पुलिस डिटेक्टिव एलन के कत्ल के 45 मिनट के बाद कार्पियो को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। अगली सुबह एस्टेबन कार्पियो को पुलिस चीफ के सामने लाया जाता है, जहां बहुत से डिटेक्टिव एलन के फ्रेंड्स और उनके साथ काम करने वाले कुलीग्स इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। एस्टेबन कार्पियो जैसे ही कमरे में आया तो सब लोग उसे देखने लगे। कुछ सेकंड्स के लिए सबकी नज़रें उन पर थी। ऐसा क्या हुआ था कि सब उसे हैरान होकर देखने लगे। उसके चेहरे पर एक सफ़ेद रंग का अजीब सा मास्क था। उसकी आंखें सूजी हुई थी। उनके चेहरे पर निशानात थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी रात पुलिस ने उनके चेहरे पर बहुत बेरहमी से डंडों से मारा हो। कार्पियो के आते ही लोग सकते में चले गए थे। हर तरफ चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। कार्पियो को जो मास्क पहनाया गया था उसको स्पिट शील्ड कहते हैं। इसको तब पहनाया जाता है जब मुजरिम को खून निकल रहा हो और या लड़ाई झगड़े में रोकथाम के लिए पहनाया जाता है। प्रोविडेंस पुलिस के मुताबिक एस्टेबन कार्पियो उन पर थूक रहा था और उन्हें काटने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उनको ये मास्क पहनाया था। लेकिन कार्पियो के रिश्तेदारों का कहना था पुलिस ने इनको जानबूझकर ये हाल किया है क्योंकि उसने उनके साथी को कत्ल किया था। अब ये उनकी कस्टडी में है, जिसका ये बदला निकाल रहे हैं। FBI की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक कार्पियो के चेहरे पर जो निशानात थे वो उसको तब पड़े जब उसने ग्लास विंडो से 3rd फ्लोर से जंप किया। दोस्तों, कार्पियो की आंट का कहना था कार्पियो दिमागी तौर पर बीमार है, जिसको ज्यूरी ने कार्पियो के इस दावे को रिजेक्ट किया और डिटेक्टिव एलन का मुजरिम करार दिया। उन्हें 2 उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, कार्पियो की मां का कहना था इस वाक़े के 1 हफ्ता पहले मैंने एम्बुलेंस बुलाई थी ताकि कार्पियो को नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाया जाए। ये चाहती थी कि इनका इलाज बोस्टन के फॉल्कनर हॉस्पिटल में हो जाए और इनको एम्बुलेंस वहाँ से ले जाए। लेकिन उन दिनों कार्पियो का रवैया काफ़ी अजीब था, जिसके बाद इसके चलते उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें रोडी आइलैंड हॉस्पिटल ले गई। रोडी आइलैंड और फॉल्कनर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना था कि ये बहुत परेशान था और कुछ ड्रग्स से मंसूब भी था, लेकिन ज्यूरी ने इसको
2 गुना मतलब 2 जिंदगियों की उम्र कैद की सज़ा सुनाई। दोस्तों, इस वाक़े के बारे में अगर आप कुछ भी जानते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, खुश रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें एंड कीप स्क्रॉलिंग।